Hello friends, first of all good morning to all of you, and I am Professor Radharaman Singh, and now we are going to start a new topic, that is a new chapter, that is calculus. We already know that there are two parts of the calculus. One is differential calculus and other is integral calculus. And I hope you have already seen my YouTube channel. There are lots of in the playlist lots of videos are uploaded in the integral part of the calculus. Okay. Now we are going to start a new topic of the differential calculus. First of all, I want to tell you what are the topics that are included in the differential calculus. After that, one by one we will get introduce a topic. That is, first of all we introduce a topic, that is function. Okay, so let us see. There are we divide the calculus into two parts. One part is differential calculus and other part is integral calculus. So one part is differential calculus and other part is integral calculus. Okay, and we have already taught this integral part. So here we are going to discuss the differential part, that is differential calculus. First of all, we mention the topics which are included in differential calculus. So the first number is relation and function. Relation and function. Actually, there are two topics. We separately discuss what is relation and we separately discuss what is function. Okay, and combinedly we write a first topic of the differential calculus, which is relation and function. जो दूसरा हम लोग को पढ़ना है वो है आपका लिमिट. ठीक है, जो तीसरा चैप्टर है वो हमको पढ़ना है कॉन्टिन्यूटी, और जो चौथा चैप्टर पढ़ना है वो है मेरा डिफरेंशिएबिलिटी. ओके, और जो पांचवा चैप्टर पढ़ना है वो है आपका डिफरेंशिएशन. आपको बता दें, हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इसका सारा का सारा वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. ठीक है, ऑल द वीडियोस आर अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट ऑफ आवर YouTube चैनल. ओके, तो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट हम लोग वहाँ पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको हम दोबारा नहीं पढ़ने जा रहे हैं. जो 6 नंबर है वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ dy/dx. ठीक है, और इस एप्लीकेशन ऑफ dy/dx में हम लोग 5 टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं. क्या क्या? तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे रेट मेजर. ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन. ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोनोटोनोसिटी. इसी में पढ़ना है रॉल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम. क्लियर? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
टेंजेंट एंड नॉर्मल। और इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो है मेरा मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा जो है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट है। पहला है रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा है लिमिट, तीसरा है कंटिन्यूटी, चौथा है डिफरेंशिएबिलिटी, पांचवा है डिफरेंशिएशन, छठा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इसी को हम लोग बोलते हैं डी और डी एक्स। इसका फिर 5 गो आपका क्लासिफिकेशन हुआ है। इस एप्लीकेशन ऑफ डी और डी एक्स में हम लोग 5 गो चैप्टर पढ़ते हैं। क्या क्या जी? तो पहला हम लोग पढ़ेंगे रेट मेजर, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन, तीसरा नाम है मोनोटोनिसिटी, इसी के अंदर में हम लोग को पढ़ना है रॉस थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? टेंजेंट एंड नॉर्मल, और लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं मैक्सिमा मिनिमा। जब ये सारा पार्ट खत्म हो जाता है तभी जाके हम इंटीग्रल वाला पार्ट में मूव करते हैं। लेकिन मैंने क्या किया है, इंटीग्रल वाला पार्ट पहले ही डिस्कस कर दिया है। हो सके तो बाद में कुछ वीडियोस मैं और भी अपलोड कर दूं, लेकिन अभी मेरा जो टारगेट रहेगा, ठीक है, आप लोगों के लिए जो स्पेशली जो खास करके 12th में पढ़ रहे हैं या फिर जो लोग जेई वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जिसको बेसिक कैलकुलस जानना है, वो सारे के सारे आप एक एक चैप्टर से बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसको आपको कंप्लीट देखना है। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, लेक्चर वीडियो जो भी आप पढ़ाई, वो वीडियो जो आप पढ़ने के लिए देख रहे हैं उसको आपको कंप्लीट देखना रहता है। आधा अधूरा देख करके आप उस चैप्टर का पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसमें मैं अच्छा करूं, ऑनलाइन मेरा अच्छे से स्टडी हो जाए, तो आपको थोड़ा सा उस वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा, मतलब कंप्लीट वॉच करना पड़ेगा, तभी जाके आप उस वीडियो में बताए गए जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी कंटेंट है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था टॉपिक। जहाँ तक इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसके टॉपिक्स को मेंशन नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं फंक्शन से। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फंक्शन। आपको बता दें, फंक्शन जो है इसको बैकबोन ऑफ कैलकुलस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जितना सारा भी चीज़ आप करते हैं फंक्शंस में, जैसे लिमिट ही निकालते हैं तो फंक्शन का निकालते हैं, कंटिन्यूटी निकालते हैं फंक्शन का निकालते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी करते हैं फंक्शन का करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं फंक्शंस का निकालते हैं, उसके बाद एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन फंक्शन का निकालते हैं, रेट मेजर फंक्शन का पता करते हैं। मतलब ये जितना सारा भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं फंक्शन के बाद, ये सारे फंक्शन से रिलेटेड है। तो दैट्स वाई फंक्शन इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द कैलकुलस। सो यू मस्ट हैव टू नो दी फंक्शन। ठीक है, आपको फंक्शन जानना चाहिए और फंक्शन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए, तभी जाके आप डिफरेंशियल कैलकुलस, आफ्टर दैट इंटीग्रल कैलकुलस पे कमांड कर सकते हैं। सो लेट अस सी व्हाट इज फंक्शंस एंड व्हाट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस डन ऑफ ए फंक्शंस and lots of things are comes under the chapter function. So चलो हम लोग फंक्शन देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं फंक्शन। ठीक है, तो जब हम फंक्शन बोलते हैं तो सबसे पहले एक जनरलाइज फंक्शंस की बात आती है, जो कि हम लोग हमेशा लिखते हैं y = f(x). गौर कीजिए, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे होंगे तो हम लोग एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन लिखते हैं ax² + bx + c। मतलब हम लोग हमेशा एक जनरलाइज्ड वे में वर्क करते हैं। उसी तरह फंक्शंस की बात करें तो बहुत सारा पार्टिकुलर फंक्शन है जो हम बाद में जानेंगे, लेकिन हम अभी किसी फंक्शंस का डिस्कशन करने जा रहे हैं, मतलब फंक्शंस के बारे में आपको एक थ्रू आउट नॉलेज देने जा रहे हैं। तो हम लोग एक पार्टिकुलर फंक्शंस को लेकर डिस्कस नहीं करेंगे। जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे, एक जनरलाइज फंक्शंस, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस के साथ वर्क करेंगे, और वो जनरल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है आपका y = f(x). ठीक है, अगर आपने कभी भी फंक्शन का थोड़ा सा भी कहीं भी जिक्र किया होगा तो आप देखे होंगे कि हम लोग हमेशा फंक्शन को लिखते हैं f(x), मतलब, और उसको हम लोग लिखते हैं y = f(x). चलिए, ये तो बात हो गई कि फंक्शंस एक जनरल वे में फंक्शन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। चलिए, अब आते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में। याद कीजिए, जब आप 10th से बिलो क्लासेस में पढ़ते हैं और जब आपको कोई भी चीज़ मानना रहता है, वेरिएबल मानना रहता है, तो जो भी आपको पढ़ाए होंगे, जो भी
टीचर आपको पढ़ाए होंगे वो हमेशा एक्स और वाई जेड या मानते हैं। वेरिएबल के लिए हम लोग हमेशा शुरू से ही क्या सपोज करते हैं, एक्स वाई जेड। वही अगर कोई कांस्टेंट पैरामीटर को मानना रहता है तो हम लोग हमेशा ABCD मानते हैं। ठीक है, आप LMN भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक जो जनरल परसेप्शन है कि वेरिएबल्स के लिए हम लोग हमेशा एक्स वाई जेड लेते हैं और कांस्टेंट टर्म के लिए हमेशा हम लोग ABCD ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो आपको एक्स और वाई दिख रहा है एक्चुअली ये भी वेरिएबल ही है। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग नाम है और दोनों का क्या नाम है ये हम लोग को सबसे पहले जानना चाहिए। तो ये जो x है ये आपका f के अंदर में है, इसलिए इसको बोलते हैं इनपुट वेरिएबल। तो इस x का नाम है इनपुट वेरिएबल, याद रहेगा। चलिए, और ये जो y आप देख रहे हैं क्योंकि ये y बाहर है इसलिए इसको बोलेंगे आउटपुट वेरिएबल। आउटपुट वेरिएबल, x हो गया इनपुट वेरिएबल और y हो गया आउटपुट वेरिएबल। ठीक है, y का वैल्यू x पर डिपेंड करता है। Corresponding to x, the value of y changes। मतलब y जो है डिपेंड किया किस पे, x पे। ठीक है, तो y को हम लोग बोलेंगे डिपेंडेबल, ये हुआ इंडिपेंडेंट और ये हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और x को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। x जो है इनपुट में है इसलिए इनपुट वेरिएबल, y जो है बाहर है इसलिए आउटपुट वेरिएबल। y जो है x पे डिपेंड करता है, मींस इट इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। x किसी पे डिपेंड नहीं करता है इसलिए x को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये f जो देख रहे हैं यही f आपका फंक्शन कहलाता है। फंक्शन का पहला लेटर f है इसलिए हम लोग यहाँ पे फंक्शंस के रूप में f इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ जो f आपको दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हुआ कि f क्या है, x क्या है, y क्या है। चलिए, ये मेरा पहला पॉइंट था। अब आते हैं दूसरा पॉइंट। आपको बता दें कि फंक्शन जो होता है वो एक मशीन की तरह काम करता है। जिस तरह एक मशीन काम करता है उसी तरह आपका फंक्शन काम करता है। आपको बता दें आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी एक तरह का मशीन है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं कोई भी चीज़, उसके बाद क्या होता है कि डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन एक जस्ट लाइक आपका क्या हो गया, एक वर्क हो गया, एक फंक्शन हो गया। और डाइजेशन के बाद हम लोग को एनर्जी मिलता है, तभी जाके हम लोग क्या एबल हो पाते हैं कोई भी काम करने के लिए। अगर मेरे पास एनर्जी ही नहीं रहेगा तो मैं कोई भी काम नहीं कर, ना ही मैं आपको पढ़ा पाऊंगा और ना ही आप पढ़ पाइएगा। ठीक है, तो इसलिए फंक्शन जो है जस्ट लाइक वर्क एज ए मशीन। तो यहाँ हम दूसरा पॉइंट लिखने जा रहे हैं, फंक्शन वर्क्स एज ए मशीन। फंक्शन मशीन की तरह काम करता है। आप बताइए मशीन का एक जनरल स्ट्रक्चर यही ना होगा, इस तरह से आप दिखा सकते हैं। ये मशीन का एक जनरल स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, इनपुट डालते हैं, याद कीजिए पंपिंग सेट जो होता है जिससे आप पानी बाहर निकलता है, क्या होता है कि उसमें डीजल या मोबिल डीजल डालते हैं, पंपिंग सेट स्टार्ट करते हैं तो वो जस्ट लाइक मशीन हो गया। और जब उसको क्या करते हैं किसी वाटर सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ से वाटर को खींच करके वो बाहर आपको वाटर प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया एक्स। अंदर जो भी फंक्शन रहेगा वो वर्कआउट करेगा। जैसे डाइजेशन सिस्टम है तो वो भी वर्कआउट कर रहा है, वो भी एक फंक्शन कर रहा है। और आउटपुट के टर्म में आपको कुछ ना कुछ देगा। तो क्योंकि x आपका f के अंदर में गया है तो फंक्शन f हो रहा है तो वर्क करके क्या निकालेगा, fx निकालेगा। जिस तरह का आपका फंक्शन उसका फंक्शनल वैल्यू भी उसी कैटेगरी का होता है। फंक्शन f है तो फंक्शनल वैल्यू fx हो जाएगा, फंक्शन g रहेगा तो फंक्शनल वैल्यू gx हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका खाना खा रहे हैं, आपका डाइजेशन हो रहा है तो आपको एनर्जी मिल रहा है। लेकिन पंपिंग सेट में क्या हो रहा है कि आपको डीजल दे रहे हैं, उसमें वो फंक्शन करता है और बदले में आपको क्या वाटर प्रोवाइड कर देता है। तो हर मशीन का जो आउटपुट होता है वो डिफरेंट होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका फंक्शन क्या है, आपका मशीन क्या है। तो फंक्शन आपका f है तो इनपुट आपका f टाइप से ही निकलेगा, मतलब x fx हो जाएगा। और इसी fx को हम लोग क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। क्लियर? तो दो चीज़ क्लियर हो गया आपको कि फंक्शन, एक जनरल फंक्शन हमको लिखना रहता है तो हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल टू fx, जिसमें y क्या है, x क्या है, f क्या है, ये पता चल गया। उसके बाद फंक्शन जो है किसके तरह वर्क करता है, फंक्शन आपका वर्क करता है मशीन की तरह। जिस तरह एक मशीन वर्क करता है उसी तरह एक फंक्शन वर्क करता है।
इतना सारा चीज़ क्लियर होने के बाद अब हम लोग अगला पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, जो कि मेरा है नंबर 3। नंबर 3 ये है कि ये जो आप क्या कहेंगे इसको, हाँ, हम लोग जो यहाँ फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो आपका सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। तो यहाँ एक पॉइंट लिखने जा रहे हैं, वी मस्ट रीड सिंगल वैल्यूड फंक्शन। अब ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या है, इसके बारे में मैं ऊपर डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। यहां तक आप देखिए, एग्जाम्पल ले रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, तो दिस इम्प्लाई y का वैल्यू कितना मिलता है 1। इसका मतलब ये हुआ कि एक x के लिए उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू भी आपको 1 मिला। सिंगल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर x के लिए y का एक सिंगल वैल्यू ही मिले, इसीलिए इसको बोलेंगे सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तो यहाँ जो आपका है हियर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, और यही हमारे सिलेबस में है। लेकिन एक दूसरा सवाल देख लो, दूसरा एग्जाम्पल, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। हमको पता है हम लोग कभी भी फंक्शन लिखते हैं तो y इज इक्वल टू लिखते हैं, बट यहाँ क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा लीजिए तो ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x पॉजिटिव है, क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट देने में कोई दिक्कत नहीं है। अब वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो होता है मॉड ऑफ y होता है, ये हम लोग को पता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आज के बाद से जानिए, और ये हो जाएगा रूट एक्स। तो देयरफॉर y का वैल्यू इधर पॉजिटिव टर्म है, इसलिए हो जाएगा आइदर प्लस और माइनस रूट एक्स। अब यहाँ क्या करेंगे, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1, तो दिस इम्प्लाई y का जो वैल्यू होगा वो आइदर प्लस और माइनस होना जाएगा। मतलब अगर आप x का एक वैल्यू पुट करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग y का 2 वैल्यू मिल रहा है। ऐसे केसेस में इसको बोलते हैं मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन, मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। आपको बता दें ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। मतलब हमको सिर्फ सिंगल वैल्यूड फंक्शन पढ़ना है, मल्टीपल वैल्यूड का यहाँ आपको डिस्कशन नहीं करना है। लेकिन क्योंकि मैं मल्टीपल वैल्यूड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर दिया हूँ, ये आपका एक ओवरव्यू है, मतलब जस्ट आपको हम दिखाना चाह रहे थे कि एक्चुअली मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन होता क्या है। आप ये जानिए, आप ये पहचानिए कि मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। तो नाम से ही स्पष्ट है, मल्टीपल वैल्यूड मतलब एक x के लिए अगर y का आपको एक से ज़्यादा वैल्यू मिले, दैट विल बी द मल्टीपल वैल्यू। सो ऐसे फंक्शंस को हम लोग इग्नोर करते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, यह हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ओके, चलिए, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है और मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। अब हम लोग जाते हैं फंक्शन के डेफिनेशन पे, ठीक है। अब हम लोग क्या जाते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। कोई अगर आपको कहेगा कि डिफाइन फंक्शन, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। लेट a एंड b b टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, फुल स्टॉप नहीं देते हैं। एंड f इज ए रूल। a और b क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, ठीक है। सेट्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए कि सेट्स क्या होता है। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, मतलब a और b में कुछ ना कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि वेल डिफाइंड होंगे। तो a और b दो जो है आपका नॉन एम्प्टी सेट्स है, और f कोई एक रूल है, ठीक है। व्हिच एसोसिएट जो जोड़ता है, कनेक्ट करता है किसको, व्हिच एसोसिएट दी एवरी
एलिमेंट, every element of set A with the यूनिक, ये यूनिक के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कह रहा है ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स है और एफ एक ऐसा रूल है, ठीक है, एफ एक ऐसा रूल है जो जोड़ता है, एसोसिएट करता है किसको जी, तो ए सेट के प्रत्येक एलिमेंट को बी सेट के यूनिक एलिमेंट के साथ अटैच कर देता है, ठीक है। तो ये जो रूल आपको दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फंक्शन। तो यहां लिख सकते हैं देन द रूल एफ इज कॉल्ड फंक्शन। इसी को हम लोग बोलेंगे फंक्शन और इसी का दूसरा नाम है मैपिंग, ठीक है। व्हिच इज सिंबॉलिकली रिटन एज, कैसे रिटर्न है, तो F इज ए मैपिंग फ्रॉम A टू B, ये तरीका है। अगर कहीं भी लिखा हुआ है इस तरह से तो ये समझ जाना कि F एक ऐसा रूल है जो कि A के प्रत्येक एलिमेंट को B के यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्ट करता है। तो ये जो F है इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन, या इसी का एक नाम और है, इसको बोलते हैं मैपिंग। या एक तरीका और भी है, ये भी आप ऐसे भी कभी कभी दिखाई देगा, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन भले ही आपका डिफरेंट हो लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही होता है। फंक्शंस को सिंबॉलिकली अगर हमको दिखाना है तो हम लोग ऐसे ही दिखाते हैं, ठीक है। तो ये है कंप्लीट डेफिनेशन किसका जी, तो आपके फंक्शन का। तो फंक्शन क्या है कि फंक्शन को मैपिंग बोलते हैं और ये एक ऐसा मैपिंग है जिसमें ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्ट होता है। तो उस केस में जो भी रूल इस तरह से ए और बी के एलिमेंट को एसोसिएट करता है वही रूल आपका क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। वही रूल आपका क्या कहलाता है, मैपिंग कहलाता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। इसको अगर आप दिखाना चाहें तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लो एक सेट है ए और ये मान लो एक दूसरा सेट है बी, ठीक है। इसमें एलिमेंट ले लिए x1, x2, x3, इसमें एलिमेंट ले लिए y1, y2, y3। x1 का y1 के साथ कनेक्शन हो गया, x2 का y2 के साथ कनेक्शन हो गया, x3 का y3 के साथ कनेक्शन हो गया, ठीक है। ए का प्रत्येक एलिमेंट का बी में यूनिक एलिमेंट है, तो उस केस में जो भी रूल इसको एसोसिएट कर रहा है वही आपका क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ जो f है दिस इज द फंक्शन, और वो फंक्शन वो जो मैपिंग है वो कहाँ से कहाँ हुआ है, वो ए से बी हुआ है। क्लियर, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। चलिए, इतना जानने के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन। बेसिक इन्फॉर्मेशन, बाकी डिटेल में हम इसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग को बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूरी है। बेसिक उसके बारे में क्या कहते हैं, उसका वर्बल मीनिंग बहुत ज़रूरी है, या फिर ये कह सकते हैं कि उसका मीनिंग बहुत ज़रूरी है। ये फंक्शन डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन किसको बोलेंगे, ये हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फंक्शन चैप्टर में स्पेशली जिस पे हम लोग वर्क करते हैं वो है मेरा डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो नहीं निकालते हैं, कोडोमेन क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, बेसिकली डोमेन और रेंज पे ही वर्क होता है करते हैं, ठीक है। चलिए इसको एक नज़र देखिए फिर आगे बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के बारे में। ये हम लोग को जानना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लेट एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। हम बोलेंगे एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, बट लिखेंगे ये, ठीक है, बी ए मैप such that A and B
आर टू नॉन इम्पटी सेट्स। ए और बी जो है दो नॉन इम्पटी सेट्स है, ठीक है। देन सेट ए इज कॉल्ड, ये जो सेट ए दिख रहा है इज कॉल्ड डोमेन, इसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। फंक्शन एफ डिनोटेड बाई डी एफ। ये इंडिकेट करने का तरीका होता है, कैपिटल डी और लोअर सफिक्स में एफ लिख दीजिए, ठीक है। सेट ए को ही हम लोग डोमेन बोलते हैं और उसको इंडिकेट कैसे करेंगे, डी एफ से इंडिकेट करेंगे। और सेट बी जो दिख रहा है, सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। सेट बी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाई, कोडोमेन का पहला लेटर सी, इसलिए इसको इंडिकेट करते हैं सी एफ से, ठीक है। उसके बाद द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट बी which are images of the elements of set A is called range, ठीक है। ये लाइन मैं फिर से एक बार आपको डिस्कस कर देता हूं। इट इज डिनोटेड बाई आर एफ। कहता है कि सेट बी का वो एलिमेंट जो कि सेट ए के एलिमेंट का इमेज रहा होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रेंज। उसका जो सेट बनेगा, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेंज। और रेंज को हम लोग इंडिकेट करते हैं किससे, आर एफ से। इसको अगर आपको अच्छी तरह से समझना हो तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे एज ए फिगर हम आपको डिस्कस करके बता सकते हैं। ये एक सेट मान लो ए, ये दूसरा कोई नॉन रिपीटेड सेट है ये बी, इसमें एलिमेंट ले लीजिए x1 x2, इसमें एलिमेंट ले लो y1 y2, एक एलिमेंट और एक्स्ट्रा ले लीजिए। आप इस तरह से फंक्शन कर सकते हैं, x1 का y1 के साथ, x2 का y2 के साथ, और ये y3 जो है आपका अकेला रह गया। तो इस फिगर को देख के आप डोमेन जो है, डोमेन तो पूरा का पूरा सेट हो जाता है। तो ए हो गया, और ए सेट में दो ही एलिमेंट है, एक x1 x2, इसलिए आपका सेट हो गया x1 x2 और यही आपका डोमेन हो गया। उसी तरह से कोडोमेन आपका सेट बी हो जाता है, और सेट बी में एलिमेंट है y1 y2 y3, तो कोडोमेन भी लिखा गया। अब आते हैं हम लोग रेंज। तो रेंज में क्या कहता है कि रेंज जो होता है वो सेट बी के एलिमेंट का, सेट बी जो है उसके वो सारा एलिमेंट होगा जो कि ए के एलिमेंट्स का इमेज रहा होगा। तो आप ही बताइए, बी सेट में y1 और y2 ही आपका x1 x2 का इमेज है, y3 इमेज में नहीं शामिल है, इसलिए y1 y2 जो एक सेट बनेगा वही आपका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो जब हम रेंज लिखेंगे तो उस केस में जो मेरा सेट बनेगा वो मेरा y1 y2 होगा। अब जरा सा गौर कीजिए, ये रेंज जो है ये कोडोमेन के ही सेट से बनता हुआ एक सेट है। इसका मतलब दैट विल बी द सबसेट ऑफ ए कोडोमेन। सो यहाँ एक फॉर्मूला हो जाता है कि रेंज जो होता है वो आपका कोडोमेन का सबसेट होता है। तो एक नोट हम यहाँ मेंशन करना चाहेंगे कि रेंज जो है आर एफ दैट विल बी कोडोमेन ऑफ सी एफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रेंज जो है हमेशा सबसेट होता है किसका जी, कोडोमेन का। मतलब रेंज का एलिमेंट कोडोमेन का ही एलिमेंट होगा। क्लियर? तो यही है बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शंस। ये सारा चीज आपको आना चाहिए। क्लियर? चलिए ये लेक्चर लेंदी हो रहा है, इसलिए इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज करता हूँ। फिर अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे का कहानी पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।